साक्षात्कार, भारतीय स्वतंत्रता के बाद बीजेपी का उदय। साक्षात्कारकर्ता अभिजीत सिंह। अतिथि देवेंद्र अग्रवाल, राजनीतिक विशेषज्ञ और इतिहासकार। अभिजीत सिंह, देवेंद्र जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के स्वतंत्रता के बाद के उदय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि स्वतंत्रता के बाद भारत में राजनीतिक परिदृश्य कैसा था और बीजेपी की नींव कैसे रखी गई। देवेंद्र अग्रवाल। धन्यवाद अभिजीत जी। स्वतंत्रता के बाद भारत में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व था। 1950 और 60 के दशक में कांग्रेस के नेतृत्व ने देश को आज़ादी के बाद के विकास में एक दिशा दी, लेकिन इसके साथ ही विपक्षी पार्टियों की आवश्यकता महसूस होने लगी। बीजेपी की जड़ें जनसंघ में हैं, जिसकी स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। जनसंघ ने एक मजबूत राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का नारा दिया। 1977 में आपातकाल के बाद जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हुआ, लेकिन 1980 में जनता पार्टी टूट गई और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का गठन हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बने। अभिजीत सिंह, तो बीजेपी के शुरुआती दिन कैसे थे? क्या पार्टी को तुरंत सफलता मिली? देवेंद्र अग्रवाल, बिल्कुल नहीं। 1980 के दशक में बीजेपी एक नई पार्टी थी और इसे अपनी विचारधारा और नीतियों को लेकर जनता के बीच पहचान बनानी थी। शुरुआती दिनों में पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा। 1984 के आम चुनावों में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बीजेपी को केवल 2 सीटें मिलीं, लेकिन पार्टी ने हार से सबक लिया। 1989 में राम जन्मभूमि आंदोलन ने बीजेपी को राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा मुद्दा दिया। लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली, जिसने पार्टी को जनता के बीच लोकप्रिय बनाया। यह आंदोलन बीजेपी की हिंदुत्व विचारधारा को जनता तक पहुंचाने का एक बड़ा माध्यम बना। अभिजीत सिंह, राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर बीजेपी को मिली सफलता का क्या कारण था? देवेंद्र अग्रवाल, राम जन्मभूमि आंदोलन ने बीजेपी को भारत के बहुसंख्यक हिंदू समुदाय के बीच एक मजबूत राजनीतिक पहचान दी। यह आंदोलन सांस्कृतिक और धार्मिक भावना से जुड़ा था, जिसे बीजेपी ने राजनीतिक मंच पर प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया। लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा ने पूरे देश में एक उथल पुथल मचा दी। इससे बीजेपी को न केवल समर्थन मिला, बल्कि पार्टी के प्रति जागरूकता और जुड़ाव भी बढ़ा। इसके बाद 1991 के चुनावों में बीजेपी ने 120 से अधिक सीटें जीतीं। अभिजीत सिंह, 1990 के दशक में बीजेपी की सरकार बनाने की प्रक्रिया कैसी रही? देवेंद्र अग्रवाल, 1996 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन बहुमत न होने के कारण अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केवल 13 दिनों में गिर गई। 1998 में बीजेपी ने गठबंधन बनाकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के तहत सरकार बनाई। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व ने बीजेपी को स्थिरता और विश्वसनीयता दी। उनकी छवि एक सौम्य और दूरदर्शी नेता की थी, जो हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते थे। 1999 में कारगिल युद्ध के समय उनकी सरकार ने साहसिक निर्णय लिए, जिससे जनता के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ी। अभिजीत सिंह, 2004 में सत्ता से बाहर होने के बाद बीजेपी ने कैसे खुद को पुनर्गठित किया? देवेंद्र अग्रवाल, 2004 और 2009 के आम चुनावों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। इस दौरान पार्टी ने आत्ममंथन किया और अपने संगठन को मजबूत किया। पार्टी ने एक नए नेतृत्व को उभरने का मौका दिया। 2014 के आम चुनावों में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया गया। नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और उनका विकास का मॉडल जनता को प्रभावित करने में सफल रहा। इसके साथ ही अमित शाह ने संगठनात्मक स्तर पर पार्टी को मजबूत किया। अभिजीत सिंह, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का उदय कैसे हुआ? देवेंद्र अग्रवाल, नरेंद्र मोदी ने 2014 में सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ चुनाव लड़ा। उनकी छवि एक विकासशील नेता की बनी, जो गुजरात मॉडल की सफलता पर आधारित थी। इसके अलावा बीजेपी ने सोशल मीडिया और आधुनिक प्रचार तंत्र का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों और जनसभाओं के माध्यम से जनता को अपनी ओर आकर्षित किया। बीजेपी ने पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। ये पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। अभिजीत सिंह, बीजेपी की मौजूदा सफलता के पीछे क्या कारण हैं? देवेंद्र अग्रवाल, बीजेपी की सफलता का मुख्य कारण उसका मजबूत संगठनात्मक ढांचा, विचारधारा पर आधारित स्पष्टता और जनता के साथ जुड़ाव है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी, जो जनता के दिलों को छू गया। इसके साथ ही बीजेपी ने राज्यों में भी अपनी पकड़ मजबूत की। पार्टी ने डबल इंजन सरकार के मॉडल को अपनाया, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकारों ने समन्वय से काम किया। अभिजीत सिंह, विपक्ष के लिए बीजेपी की बढ़ती ताकत चुनौतीपूर्ण क्यों है? देवेंद्र अग्रवाल, विपक्ष बीजेपी के मुकाबले एकजुट नहीं है। कांग्रेस समेत अन्य पार्टियां अपने आंतरिक संघर्षों से जूझ रही हैं। वहीं बीजेपी ने अपनी विचारधारा और रणनीति को लेकर स्पष्टता बनाए रखी है।
इसके अलावा बीजेपी के पास एक मजबूत नेतृत्व और कुशल प्रचार तंत्र है। पार्टी ने क्षेत्रीय मुद्दों पर भी ध्यान दिया है, जिससे इसे राज्यों में सफलता मिली है। अभिजीत सिंह, देवेंद्र जी, भविष्य में बीजेपी के लिए आप क्या संभावनाएं देखते हैं? देवेंद्र अग्रवाल, बीजेपी ने अपनी विचारधारा, संगठन और रणनीति के दम पर एक मजबूत स्थिति बना ली है। हालांकि पार्टी को सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए और काम करना होगा। इसके साथ ही विपक्षी एकता बीजेपी के लिए एक चुनौती हो सकती है। अगर विपक्ष संगठित होकर मुद्दों पर बीजेपी को घेरता है तो मुकाबला दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी का भविष्य उज्ज्वल दिखता है। अभिजीत सिंह, देवेंद्र जी, आपके विचार और विश्लेषण के लिए धन्यवाद। ये चर्चा बहुत ही ज्ञानवर्धक रही। देवेंद्र अग्रवाल, आपका धन्यवाद। अभिजीत जी, मुझे खुशी है कि मैंने अपने विचार साझा किए। अभिजीत सिंह, देवेंद्र जी, आपने बीजेपी के ऐतिहासिक विकास और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर बहुत गहन जानकारी दी। अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बीजेपी के उदय का भारतीय लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है और इसका दीर्घकालिक दृष्टिकोण क्या हो सकता है? देवेंद्र अग्रवाल, अभिजीत जी, बीजेपी के उदय ने भारतीय लोकतंत्र को कई तरीकों से प्रभावित किया है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बीजेपी ने राजनीतिक विचारधारा और संगठनात्मक कौशल का एक नया मापदंड स्थापित किया है। पहला प्रभाव यह रहा कि बीजेपी ने भारत में बहुदलीय लोकतंत्र को मजबूत किया। जहां कांग्रेस का लंबे समय तक वर्चस्व था, वहीं बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर एक शक्तिशाली विपक्ष और फिर एक स्थायी सरकार का उदाहरण प्रस्तुत किया। दूसरा, बीजेपी के साथ भारतीय राजनीति में विचारधारात्मक बहसों को केंद्र में लाया गया। पार्टी ने राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और विकास जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी। इसने राजनीति में उन वर्गों को स्थान दिया जो पहले हाशिए पर थे। लेकिन हर सफलता के साथ चुनौतियां भी आती हैं। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह अपनी वैचारिक स्पष्टता और विकास के एजेंडे को बनाए रखे, साथ ही यह सुनिश्चित करे कि समाज में विविधता और समावेशिता को प्रोत्साहित किया जाए। निष्कर्ष, भारतीय जनता पार्टी का उदय न केवल एक राजनीतिक परिवर्तन है, बल्कि यह भारतीय समाज और उसकी सांस्कृतिक जड़ों से गहराई से जुड़ा हुआ आंदोलन है। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के प्रभुत्व वाले भारत में बीजेपी ने एक मजबूत विकल्प के रूप में अपनी पहचान बनाई। पार्टी ने राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक पहचान और विकास को प्राथमिकता देकर अपनी स्थिति मजबूत की है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे नेताओं के नेतृत्व में बीजेपी ने न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी अपनी पकड़ बनाई। भविष्य की राजनीति में बीजेपी के लिए संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा, विकास और विचारधारा के बीच, प्रगति और परंपरा के बीच। यदि पार्टी यह संतुलन बनाए रखने में सफल होती है तो ये भारतीय राजनीति में लंबे समय तक प्रासंगिक बनी रहेगी। अभिजीत सिंह, देवेंद्र जी, आपके विचारों ने बीजेपी के ऐतिहासिक और समकालीन योगदान को बेहतर तरीके से समझने में मदद की। आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें इतना समय दिया। देवेंद्र अग्रवाल, धन्यवाद। अभिजीत जी, ये चर्चा बहुत ही सार्थक रही। मुझे आशा है कि हमारे दर्शकों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये साक्षात्कार बीजेपी के ऐतिहासिक और वैचारिक यात्रा को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।